लेमैन को भी पता होता है बेटा कि हड्डी में कैल्शियम ही होता है। यू शुड आंसर लाइक दिस कि लगे कि ये वाइट कोट आप जस्टिफाई कर रहे हो, वरना बेटा टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है आजकल। डू नॉट अंडर एस्टिमेट अ कॉमन मैन विच इज एंटरिंग योर ओपीडी और क्लिनिक। बेटा कई बार आपको पढ़ा के चले जाते हैं, सच में मैंने देखे हैं ऐसे केसेस। एक फार्मेसी का स्टूडेंट बेटा एक जेआर को पढ़ा के चला गया था एक बार, और जो जलालत हुई थी ना उसकी बेटा, बाद में पूरे हॉस्पिटल में मीटिंग हुई थी कि ये काम कैसे हो गया। एंड ही वाज फार्मेसी स्टूडेंट इन 3rd ईयर ओनली, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड। और क्या काम होता है बेटा कैल्शियम का, सोचो। यस गुड, नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स कंडक्शन कैसे, सोचो। नर्व इम्पल्स कैसे कंडक्ट करता है कैल्शियम? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड समथिंग, यस, डॉकिंग ऑफ दैट थिंग, दैट एसिटाइल कोलिन, अ न्यूरोट्रांसमीटर। प्रीडोमिनेंटली बेटा वो एसिटाइल कोलिन होता है, तो वी कैन से दैट इट इज डॉकिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन। वो डेंड्राइट से अगले ना क्या होता है, वो एक्सॉन से अगले डेंड्राइट की तरफ चलता नहीं अगर कैल्शियम कम हो। और क्या काम करता है कैल्शियम, सोचो। जब इतना बोल दोगे ना बेटा, उसके बाद यू कैन से दैट इट हेल्प्स इन मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स। हड्डी बनाने के काम आता नहीं, यूज प्रॉपर टर्म बेटा, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। कई लोग होते हैं बेटा बहुत पतले होते हैं, बहुत पतले होते हैं, लेकिन उनका वजन बहुत ज्यादा होता है। देखें ऐसे लोग, दैट इज ड्यू टू अ स्पेसिफिक रीजन बेटा, उनकी बोन मिनरल डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब उनकी हड्डी बहुत मजबूत होती है। ऐसे लोगों में दो चीजें होती हैं, एक फायदा होता है, एक नुकसान होता है। मतलब पतला देख के आप उनसे भिड़ने जाओगे तो मार खा के ही आओगे। दूसरा, ऐसे लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, बिकॉज दैट फ्यूअर मसल्स हैव टू कैरी दैट लार्जर वेट ऑफ बोन्स, फ्रेमवर्क का। तो ये भी एक एस्पेक्ट होता है बेटा इसका, दैट कैल्शियम इज ऑल्सो रिलेटेड टू बोन मिनरल डेंसिटी। इस चीज को भी ध्यान रखो। और कहाँ यूज हो सकता है कैल्शियम, सोचो। अभी भी कुछ चीज मिस कर रहे हैं शायद हम। क्या? यस, वेरी गुड, इट एक्ट्स एज सेकंड मैसेंजर। अब सेकंड मैसेंजर किन चीजों में लगता है बेटा, बोलो। देखो हार्मोन्स दो टाइप्स के होता है, वन आर प्रोटीनेशियस एंड अदर आर नॉन प्रोटीनेशियस। प्रोटीनेशियस हार्मोन्स कैन नॉट ट्रेवर्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन के पार नहीं जा सकते। लाइक स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं बेटा, उनको कोई सेकंड मैसेंजर नहीं लगता, वो सेल मेम्ब्रेन के आर पार चले जाते हैं। उनके रिसेप्टर साइटोसोल में होता है, न्यूक्लियस में होते हैं, या कई बार तो न्यूक्लियस के अंदर भी होते हैं। इतना डीप कि आप ये समझ लीजिए कि वो हार्मोन सीधा जाके डीएनए के स्पेसिफिक साइट पे भी अटैच हो जाता है, कई बार ऐसा भी होता है। लेकिन जो प्रोटीनेशियस हार्मोन होते हैं, जानते हो एग्जाम्पल क्या है? द बेस्ट एग्जाम्पल इज इंसुलिन। बेटा इंसुलिन का रिसेप्टर कहाँ होता है? बाहर होता है, ग्लूट रिसेप्टर बेटा, GLUT4। GLUT4 हालांकि कैल्शियम पे काम नहीं करता। GLUT4 की एक्टिविटी या दूसरे रिसेप्टर जो ग्लूकोज रिसेप्टर्स होते हैं उनकी एक्टिविटी मीडिएटेड होती है टायरोसिन काइनेस से। जब हॉर्मोन्स और हार्मोन एक्शन का आएगा चैप्टर तो देखना, उसमें कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे एक्ट करते हैं। लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल बेटा, बिकॉज इंसुलिन इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस हार्मोन, तो कैल्शियम ऑल्सो एक्ट्स एज सेकेंड मैसेंजर, taking the message from outside the cell to inside the cell. Now what is the normal range of serum calcium beta? कितना? कितना? Yes, 9 to 11 बेटा। यहाँ पे जो लिखी हुई है ना, मैम ने लिखी तो थी किसी जगह, ये इट इज एज पर किट बेटा, क्योंकि किट की अपने एस्टिमेशन के मेथड का लिमिटेशन होता है ना, सो वी डू नॉट टेक दैट थिंग। एक्चुअल वैल्यू इज बेटा 9 to 11 mg per dl। कितना? 9 to 11 mg per dl, ये चीज याद रखना, इट इज 9 to 11 mg per dl। इसके अलावा दांत में कोई रोल होता है बेटा कैल्शियम का? दिस टीथ एनेमल ना, टीथ एनेमल, दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी, पता है?
दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी, और इसको बनाने में जो ग्राउंड सब्सटेंस लगता है दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, ठीक है। बट दिस डज नॉट एक्ट एज अ रिजर्वोयर ऑफ कैल्शियम, बेटा ये चीज याद रखना। कुछ हद तक जो आपकी बोन्स होती हैं दे एक्ट एज अ रिजर्वोयर ऑफ कैल्शियम। व्हाई? क्योंकि बेटा अगर थोड़ा सा हड्डी कहीं से डिसॉल्व हो जाएगी, कुछ कैल्शियम हम उससे निकाल लेंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, शायद हमें पता भी ना चले। लेकिन अगर वही कैल्शियम हमने दांत से निकालना शुरू कर दिया, ये वाली चेयर ले ले ना, ये वाली ले ले, यहीं बैठ जाओगे, जगह दे दो थोड़ी सी। तो दांत में पेन हुआ है कभी किसी के? दांत में पेन बहुत भयानक होता है, इट इज एज पेनफुल एज हेल। इसीलिए तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज एस्टिमेशन ऑफ सीरम कैल्शियम। सीरम कैल्शियम बेटा, सीरम कैल्शियम। हालांकि मैम की क्लास थी तो मैम किसी वजह से आ नहीं पाए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसी वजह से मुझे लेनी पड़ रही है। ओके, तो एस्टिमेशन ऑफ सीरम कैल्शियम कौन सा मेथड है बेटा आज? फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? पढ़ने का कोई फायदा नहीं बेटा, अगर नहीं पता छोड़ दो। पढ़ के बोलने से कभी कुछ नहीं होता, या इधर जान लो या पता है तो बोल दो। क्या? ऑर्थोक्रिसॉल थैलीन कॉम्प्लेक्सॉन। ऑर्थोक्रिसॉल थैलीन कॉम्प्लेक्सॉन, OCPC। OCPC नाम याद हो जाए तो अच्छा है, पर OCPC बोल देंगे तो भी आपके लिए मोर देन इनफ है। What kind of reaction is this बेटा? This is end point reaction. This is end point reaction. End point reaction का मतलब मैं मानता हूं अब तक आप लोगों को पता होना चाहिए, that it is final minus initial. Final minus initial. किस पाथवे से जा रहा है, कितने टाइम में जा रहा है, क्या काइनेटिक्स, हमें कोई मतलब नहीं। 10 मिनट बाद हम फाइनल रीडिंग ले लेंगे एंड दैट विल गिव यू द एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, दिस इज एंड पॉइंट रिएक्शन, इसीलिए हम इसे कोलोरीमीटर में करेंगे बेटा। प्रिंसिपल लिखो बेटा, सबसे पहले एम लिखो, टू एस्टिमेट सीरम कैल्शियम यूजिंग OCPC मेथड। अब मटेरियल रिक्वायर्ड लिखो, उसके बाद प्रिंसिपल लिखो बेटा। कैल्शियम इन सीरम और प्लाज्मा इन एल्कलाइन मीडियम, इन एल्कलाइन मीडियम रिएक्ट्स विद OCPC। यहाँ पे बेटा ब्रैकेट में इसकी फुल फॉर्म जरूर लिखना, ऑर्थोक्रिसॉल थैलीन कॉम्प्लेक्सॉन। ये फुल फॉर्म यहाँ पे जरूर लिखना, OCPC लिखना बेटा ब्रैकेट में इसकी पूरी फुल फॉर्म। Calcium in alkaline medium reacts with OCPC to form a blue color complex, or you can write bluish purple complex. बस आगे क्या होता है बेटा पता? क्या होता है? Intensity of the formed complex is directly proportional to amount of calcium present in the sample. सिंपल है ना एकदम, इसीलिए बेटा इसके एग्जाम में आने के चांसेस कम है। डन। आफ्टर दैट बेटा प्रोसीजर, प्लीज राइट डाउन द प्रोसीजर। 3 वाइल्स बेटा हम बनाएंगे, ब्लैंक, स्टैंडर्ड एंड टेस्ट एज यूजुअल। विल प्रिपेयर 3 वाइल्स बेटा, 1 इज ब्लैंक, 1 इज स्टैंडर्ड एंड 1 इज टेस्ट। आई विल टेल यू बेटा, आप लिखते रहो बस। 1 is blank, 1 is standard and 1 is test। हमारे पास बेटा 2 रिएजेंट होंगे यहाँ पे, एक बफर रिएजेंट है और एक कलर रिएजेंट है। कौन कौन से? 1 is the buffer reagent and second is color reagent। इन ब्लैंक, स्टैंडर्ड एंड टेस्ट तीनों में हम सबसे पहले बेटा बफर रिएजेंट डालेंगे। क्या डालेंगे और कितना डालेंगे? 500 माइक्रोलीटर। कितना? 500 माइक्रोलीटर बफर रिएजेंट।
आफ्टर दैट वी विल पुट कलरिंग रिएजेंट और यू कैन से कलर रिएजेंट 500 माइक्रोलीटर. कितना? 500 माइक्रोलीटर. किस किस में डालोगे बेटा? ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट में. अभी यहां तक क्लियर हुआ बेटा? लिखा इतना? अब एज यूजुअल बेटा डिस्टिल वाटर डालेगा 20 माइक्रोलीटर. किसमें? ब्लैंक में. कैल्शियम स्टैंडर्ड डालेगा बेटा 20 माइक्रोलीटर. किसमें? स्टैंडर्ड में. और सीरम सैंपल डालेगा 20 माइक्रोलीटर इन टेस्ट सैंपल. दैट्स इट. दिस इज योर प्रोसीजरल पार्ट. दिस इज योर प्रोसीजरल पार्ट. You have to measure this complex at 570 नैनोमीटर. कितने पे? 570 नैनोमीटर बेटा. 570 नैनोमीटर. एंड द फिल्टर इज येलो. फिल्टर कौन सा बेटा? येलो. इंक्यूबेशन टाइम इज बेटा 5 मिनट्स. लेकिन दैट इज फॉर स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर बेटा. जैसे थोड़ा सर्दी है, जैसे कल बहुत ठंड थी, तो इंक्यूबेशन बेटा हमने 10 मिनट तक करवाया था. कल मौसम काफ़ी ख़राब था ना, आपको पता होगा, बहुत बारिश हो रही थी, तो वेदर गॉट चेंज, सो वी इंक्यूबेटेड फॉर 10 मिनट्स. एंड पॉइंट रिएक्शंस में बेटा एक चीज़ याद रखना, दैट इंक्यूबेशन टाइम कम नहीं होना चाहिए. वी नीड टू मेक श्योर दैट द रिएक्शन कंप्लीट्स. एंड पॉइंट का मतलब यही होता है कि रिएक्शन का एंड पॉइंट आ जाए. इंक्यूबेशन 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, या मैं कहता हूँ 15 मिनट भी हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. बट लेट द रिएक्शन प्रोसीड टू द कंप्लीशन. उससे पहले नहीं. यहां तक किसी को डाउट बेटा? कैलकुलेशन पार्ट देखो. एंड पॉइंट रिएक्शंस में बेटा कैसे कैलकुलेट करता है हम? ओडी ऑफ टेस्ट अपॉन ओडी ऑफ स्टैंडर्ड इनटू हाँ स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन. बेटा यहाँ पे स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन जो है वो 10 माइक्रोलीटर है. नॉट माइक्रोलीटर, सॉरी, 10 mg पर डीएल. 10 mg पर डीएल बेटा. कैल्शियम स्टैंडर्ड की वैल्यू जो है वो है 10 mg पर डीएल. ओके. उसके बाद क्या आता है बेटा? आफ्टर दैट इट इज रिजल्ट आपका आ जाएगा, देन इट इज क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन. ओके. कैल्शियम हुआ है ना आपका थ्योरी क्लासेस में? बोलो, कैल्शियम कब कब ब्लड में बढ़ सकता है और कब कब ब्लड में घट सकता है? बोलो. कैल्शियम की क्लास हुई है ना, तो बोलो किस केसेस में बेटा कैल्शियम ब्लड में बढ़ जाता है और किन केसेस में कैल्शियम ब्लड में घट जाता है? क्या? क्या? हाइपर. इसमें क्या होगा बेटा? क्या इंक्रीज होगा? हाँ, फर्स्ट वन इज बेटा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म फॉर एलिवेटेड कैल्शियम लेवल्स. हाइपर पैराथायरॉयडिज्म एक्सप्लेन करो बेटा, क्यों होगा? तो घट नहीं सकता, रेगुलेशन तो घटने से भी होता है. कौन एक्सप्लेन करेगा बेटा इस पॉइंट? बोलो. Who will explain this point? By increasing the activity of, yes, good. बेटा पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है, इट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट which dissolves or demineralize the bone, which dissolves or demineralize the bone. अब जब बोन डीमिनरलाइज होगी तो क्या रिलीज होगा बेटा? कैल्शियम. तो जितना ज्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन होगा ब्लड में, उतना ज्यादा ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होगी और उतना ज्यादा सीरम में बेटा कैल्शियम रिलीज होगा. ठीक है. एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू हाइपर पैराथायरॉयडिज्म बेटा? जब कोई ग्लैंड हाइपर एक्टिविटी करती है, दैट मीन्स जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है हार्मोन का या किसी भी मेटाबोलाइट का, वो उससे ज़्यादा रिलीज कर रहा है. इट इज़ रिलीजिंग मोर.
दैट इज वाई इन केस ऑफ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म सीरम कैल्शियम लेवल इंक्रीजेस, और बेटा उसमें हड्डियां डिसॉल्व हो जाती हैं एंड बोन्स बिकम वीकर। ठीक है, और क्या केस हो सकता है बेटा, इसमें कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है बॉडी में। लिखा नहीं मैम ने, देखो लिखा तो है। अच्छा बहुत छोटा लिखा है, अब समझ आया, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स इन द बोन बेटा, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स इन द बोन, इस केस में भी बेटा कैल्शियम लेवल बहुत बढ़ जाता है ब्लड में, and it can also be due to the malignancy of parathyroid gland also, not only in bone, in fact it should be malignancy in parathyroid gland। बोन्स तो एक सेकेंडरी फैक्टर बन जाएगा बेटा, अगर malignancy आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड में है, that means that gland size has increased, resulting in large amount of parathyroid hormone secretion, causing more bone demineralization and elevated calcium levels। ठीक है, अब घट किस किस में जाता है बेटा, ये तो बहुत इजी होता है। घटा हुआ कैल्शियम का लेवल बेटा किस किस में होता है, हे भगवान, यस, विटामिन डी डेफिशिएंसी बेटा, विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, कैल्शियम का लेवल घटता है बेटा, तो रिकेट्स होता है। अगर कैल्शियम का लेवल नॉर्मल है तो बेटा रिकेट्स क्यों होगा, रिकेट्स तो होगा ही नहीं, रिकेट्स अपने आप थोड़ी होता है। अभी भी आपको वो बेसिक चीज समझ नहीं आई। रिकेट्स अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। अगर विटामिन डी नॉर्मल है बेटा रिकेट्स नहीं होगा। रिकेट्स कोई अपने आप थोड़ी हो जाता है जिससे विटामिन डी का लेवल कम हो जाएगा। विटामिन डी कम होता है बेटा तो ही रिकेट्स होता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज बेटा विटामिन डी डेफिशिएंसी। और क्या हो सकता है सोचो, क्या? हाँ, ये बहुत बढ़िया आंसर है भाई, मानना पड़ेगा। नहीं वाकई में इन्होंने अकल लगाई। अगर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म से कैल्शियम बढ़ सकता है तो हाइपो पैराथायरॉयडिज्म से बेटा घट भी तो सकता है। दे आर एब्सोल्युटली राइट। हाइपो पैराथायरॉयडिज्म, हाइपो पैराथायरॉयडिज्म, क्योंकि उसमें बेटा पैराथायरॉयड ग्लैंड की एक्टिविटी सप्रेस हो जाएगी या कम हो जाएगी। अब मान लो आपको जितना कैल्शियम पीटीएच हार्मोन चाहिए था बेटा उतना भी नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है ना, कैल्शियम का लेवल तो बॉडी में कम होगा, सीरम में कम होगा। और सोचो बेटा, एक चीज और मैंने आपको क्लिनिकल केस में बताई थी, कम होती है लेकिन बेटा होती है, उसका स्पेसिफिक एक क्लिनिकल केस बताया था मैंने आपको। क्या? इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू पैराथायरॉयड ग्लैंड बेटा। थायरॉयडेक्टोमी, इट डैमेजेस पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। आप थायराइड की सर्जरी करते हैं तो बेटा इनवेरिएबली डैमेज होना ही होना होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड को, आप उसे रोक नहीं सकते। दैट्स व्हाई दैट डैमेज कॉजेज लेस सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, पहले से कम। जितना पहले रिलीज होता था उतना नहीं होता अब, या हो सकता बंद ही हो जाए। कोई एकदम नया नया सर्जन हो या जो बहुत इनएक्सपीरियंस्ड हो तो उनको ये सब चीज़ें नहीं दी जाती। उनको सबसे पहले अपेंडिक्स ही दिया जाता है कि यही काटो, कुछ बिगड़ भी जाएगा तो संभाल तो लेंगे। एक पैराडॉक्स होता है, पता है, एक बात मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप अभी अभी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बन के निकले हो, ठीक, किसी हॉस्पिटल में ज्वाइन किया। अब मैं एज अ पेशेंट आऊँ और मुझे पता चले भाई आपको तो कल ही डिग्री मिली है, करवाऊँगा मैं इलाज आपसे? आँख कोई नहीं देता बेटा, वो तो कहेगा हम 2 दिन और वेट कर लेंगे, वो बूढ़े वाले सर्जन है ना उन्हें ही बुला। और हमको तो सिखाया गया था बेटा प्रैक्टिस में कि 2 चीज़ों में कभी अगर डिग्री नहीं है तो डॉक्टर मत बनना। 1 इज आई एंड 1 इज पीडिया, बच्चा और आँख। बेटा इनमें जब तक पीडियाट्रिक्स या ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट स्पेशलिटी ना होना बेटा हाथ मत डालना, चाहे डीएम कहीं से भी कितना भी ऊपर तक कर लो किसी और ब्रांच में।
टेक दिस एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस बेटा, सच में, क्योंकि इनका केस बिगड़ता है ना तो वो संभाला नहीं जाता, याद रखना। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट केस बिगाड़ देगा तो उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं आएगी बेटा, क्योंकि केस उसने को जानबूझ के थोड़ी बिगाड़ा होता है, वो तो किसी से भी बिगड़ सकता है। लेकिन पता चला कि भाई सर जी तो डीएम एंडोक्राइन है, बच्चे की डिलीवरी करा रहे थे, केस बिगड़ गया, तो नप जाएंगे ना फिर। इसीलिए टेक दिस एज अ लाइफ लर्निंग बेटा। और बोलो बेटा, किस किस केस में इसमें घट सकता है कैल्शियम लेवल? हाई कैल्सिटोनिन लेवल्स, हाई कैल्सिटोनिन लेवल्स। कैल्सिटोनिन क्या करता है बेटा? पैराथायराइड ग्लैंड का बिल्कुल उल्टा, पैराथायराइड हार्मोन का बिल्कुल उल्टा काम करता है। पैराथायराइड हार्मोन बेटा बोन से कैल्शियम निकालता है, कैल्सिटोनिन बोन में वापस डालता है। तो जितना ज्यादा कैल्सिटोनिन होगा, more and more calcium will get deposited back into the bones. Okay? कैल्सिटोनिन कहाँ से निकलता है? कहाँ से? क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन ऑल्सो, ठीक है? दो तीन क्लिनिकल हो गए होंगे दोनों के ना, 2 मोर देन इनफ है। सो यू हैव एम, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, प्रिंसिपल, ओसीपीसी लिख लिया ना बेटा? देन प्रोसीजर, प्रोसीजर टेबल रेडी है। आफ्टर दैट ऑब्जर्वेशन, you will take it in the lab, result you will take it in the lab, calculation you will do it on your own beta, OD of test upon OD of standard into standard concentration। और उसके बाद आपका रह गया बेटा क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन, वो भी आप लोगों ने लिख लिया है। एक स्टैंडर्ड, एक आपका बफर रिएजेंट पिपेट करेगा, एक आपका कलरिंग रिएजेंट पिपेट करेगा, एक आपका सैंपल डालेगा। ओके, 10-15-20 मिनट, आधा घंटा हो जाए बेटा, उसे रखे रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाद में आके उसे एस्टिमेट कर लेना। ब्लैंक बेटा वाटर से लगा लेना, यू कैन डू इट विद वाटर, ठीक है? किसी का कोई डाउट? चले लैब में, फटाफट आज इसे खत्म करते, चलो। नहीं, ये सब पे जाने के बाद जाएंगे, ये सब पे जाने के बाद